बिग बुलेटिन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। खबर यूपी की है। आज यूपी की योगी सरकार एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवाद की वजह बना है मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। दरअसल यूपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर जारी की गई अपनी नई बुकलेट में ताजमहल को जगह ही नहीं दी है। यूपी पर्यटन अपार संभावनाएं नाम से जारी की गई इस बुकलेट में यूपी के तकरीबन सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, पर मुगल बादशाह शाहजहां की बनाई वो इमारत जिसे दुनिया भर में हिंदुस्तान की पहचान माना जाता है, गायब है। बुकलेट का कवर पेज गंगा आरती को लेकर बनाया गया है और अंदर गोरखपुर की गोरक्षा पीठ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या समेत तमाम मजहबी इदारों को भी जगह दी गई है। योगी बतौर सीएम पहले ही कह चुके हैं कि ताजमहल इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं हो सकता और अब ताजमहल के जिक्र का टूरिज्म डिपार्टमेंट की ही बुकलेट से सफाया हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ताजमहल की खता क्या है, यही सवाल आज हम उठाएंगे डिबेट के दौरान, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ताजमहल और तनाज़े का रिश्ता काफी पुराना है। इस बार खुद रियासती हुकूमत ने इस पर सवालिया निशान लगा दिया है। जी हां, जिसकी जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करने की, वही इसे नजरअंदाज करने पर तुला हुआ है। उत्तर प्रदेश के महकमे सियाहत की जानिब से आलमी यौम सियाहत के मौके पर एक बुकलेट शाये की गई जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पर्यटन अपार संभावनाएं। लेकिन आपको सुनकर अफसोस होगा कि इस बुकलेट में ताजमहल का जिक्र नहीं है। ये ताज की शान है कि दुनिया के 7 अजूबों में इसने अपनी जगह बनाई, लेकिन अफसोस के अपने ही घर में इसे बेगाना कर दिया गया। हालांकि यूपी के रियासती वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि ये कोई मिसकम्युनिकेशन है, हम ताजमहल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी लीडर राजेंद्र सिंह ने इसे बीजेपी की जहनियत करार दिया। विश्व बैंक आया था, 300 करोड़ वर्ल्ड आगरा के लिए दिया गया है, उसमें से 150 करोड़ हम लोग ताज के जो गेट्स हैं, उसका सौंदर्यकरण है, उसकी पार्किंग है, उस पे खर्च कर रहे हैं, तो उसको हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन है। ये बहुत ही उनकी जो मानसिकता है कि वो किस तरह से देश चला रहे हैं और किस तरह से राज चला रहे हैं, ऐसे संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। यहाँ धर्मनिरपेक्षता रहेगी, यहाँ सद्भाव रहेगा, यहाँ भाईचारा रहेगा, यहाँ हिंदू और मुसलमान का जो एका है, जो सद्भाव है, भाजपा के इस तरह के कारनामों से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ताज्जुब इस बात का है कि इस बुकलेट में तकरीबन सभी सियाहती मकामात का जिक्र है। इसमें गंगा आरती भी है तो गोरखपुर की गोरखपीठ का भी जिक्र है, मथुरा और वृंदावन है तो अयोध्या के सभी अहम मजहबी मकामात को भी जगह दी गई है। गोरखनाथ पीठ के लिए 2 सफाहत हैं, नहीं है तो बस ताजमहल की तस्वीर। ये तो पूरी दुनिया के सामने इतनी तुच्छ समझ पेश की जा रही है, इतनी नीचे स्तर की समझ पेश की जा रही है। लोग पूछेंगे क्यों, और जवाब क्या होगा, क्योंकि इनकी तो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से वो पूरा इतिहास को नापते हैं और इतिहास को भी बदलना चाहते हैं, और उस संकीर्ण और सांप्रदायिक प्रयास में ताजमहल को भी मिटाना चाहते हैं। पूरी दुनिया आती है आगरा को देखने के लिए। ये तो अपनी स्टेट के खिलाफ ही नुकसान करने वाली चीज़ है कि जो चीज़ सारी दुनिया में मशहूर हो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने, और स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट उसका फ़ायदा ना उठाए, तो ये तो बहुत तंगनज़री की बात है। मैं समझता हूँ अगर डेलिब्रेट हुआ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और अगर ये इनोवेटिवली हुआ है तो फिर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ताजमहल को पहली बार नजरअंदाज नहीं किया गया और न ही इसके बारे में मनफी बयान पहली बार आया है। कभी इसे शिव टेम्पल कहा गया तो कभी इसे सिर्फ एक इमारत का नाम दिया गया। खुद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इसको हिंदुस्तानी विरासत का हिस्सा मानने से इनकार करते रहे हैं। इन्होंने कई बार कहा है कि ताजमहल हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी नहीं करता। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हर साल तकरीबन 80 लाख सयाह ताजमहल की सैर को आते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1630 में इसे तामीर करवाया था और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए चलाए जा रहे क्लीन इंडिया मिशन में शामिल 10 जगहों में ताजमहल भी एक है, लेकिन रियासती हुकूमत की अदम दिलचस्पी और जहनियत इसकी खूबसूरती को कहीं न कहीं कम करने पर तुली हुई है। मशहूर शायर कै भोपाली ने क्या खूब लिखा है, एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। अगर बुकलेट में
ताजमहल की तस्वीर लगा दी जाती तो शायद जो कमी महसूस की जा रही है वो पूरी हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर ताजमहल की खता है क्या? यही है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद है। हाफिज सिद्दीकी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से इस बहस का हिस्सा है। मुस्लिम स्कॉलर रिजवान अहमद साहब भी लखनऊ से हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। नवीन कुमार साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, मुझे बताया जा रहा है नवीन साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं विजय शंकर जी आपसे पूछना चाहूंगा, इसके पीछे मकसद आपको क्या नजर आता है? ये ताजमहल ने ऐसी क्या खता कर दी? ताजमहल की खता है क्या कि पूरी की पूरी एक बुकलेट छपती है और टूरिज्म डिपार्टमेंट की बुकलेट छप रही है, यूपी का टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिसमें यह सबको पता है कि यूपी के टूरिज्म में जितनी कमाई होती है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा ताजमहल से मिलता है। हर 3 साल में, पिछले 3 साल में 75 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है ताजमहल से। यह खुद महेश शर्मा साहब ने लोकसभा में स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद भी बुकलेट में ताजमहल को जगह ना मिलना, उसे बाहर कर देना, यह क्या है? देखो समीर जी, अभी सरकार के नुमाइंदे ने जी उस सारे विषय पर एक अपनी टिप्पणी की है, और मुझे लगता है सारे देश ने देख लिया होगा। और उस सरकार ने क्या किया है, कैसे हुआ, इसकी टिप्पणी सरकार ही दे सकती है और सरकार ने दी है। मैं 2 बातें कहूंगा इसमें। निश्चित तौर पर एक सुंदर इमारत वो है, और सुंदर इमारत के रूप में उसको कहीं बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया गया है, बहुत ज्यादा विज्ञापित किया है। अच्छा, नहीं और करना देश चाहिए। एक मिनट, देश के नहीं करना चाहिए वाला विषय नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी तक वृंदा कारात जी कुछ बातें कह रही थी, सांप्रदायिकता, यानी ताजमहल को एडवर्टाइज करके आपने धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम की है। लेकिन दक्षिण भारत के चिदम्बरम, मदुरई, इतने बेमिसाल धरोहरें रखी हैं, उनको आप एडवर्टाइज नहीं कर पाए, जो दुनिया भर में तहलका मचा देती। वो बिल्डिंग्स आज भी कई गुना ज्यादा तहलका मचा देती, लेकिन इस पर भेदभाव अभी तक किया गया है। वो भेदभाव नहीं होता तो शायद देश का सम्मान स्थापत्य को लेकर के, कलाकारी को लेकर के, सुंदरता को लेकर कहीं बड़ा होता। ये भेदभाव, मतलब ताजमहल का जरूरत से ज्यादा प्रमोशन हो गया है, अब वो उसे कम करना चाहते हैं आप। अब आप दुनिया को बताएंगे कि ये उतनी खूबसूरत इमारत नहीं है, मैं कहता हूं, उतना बड़ा अजूबा नहीं है, देखो कि इसको इतनी तवज्जो दी जाए। मैं ये कहता हूं कि मैंने पहली बात कही कि वो एक सुंदरता की मिसाल है, देश दुनिया भर के लोग उसमें आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष है जो वृंदा कारात कह रही थी, मैं उस पर कह रहा हूं कि आप सांप्रदायिकता की बात कर दी। तो सोच पर सवाल उठेंगे ना, सोच पर सवाल उठेंगे ना। दक्षिण भारत के मंदिरों को जो बेमिसाल हैं, जो सुंदरता की बेमिसाल हैं, किसने कहा कि आप मंदिरों का प्रमोशन ना कीजिए, जो स्थापत्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना बताइए, ये किसने कहा? ये इस भेदभाव का कौन उत्तर देगा? इस भेदभाव का स्पष्टीकरण कौन देगा? ये हमें चाहिए, उस भेदभाव का स्पष्टीकरण चाहिए। इसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं। ठीक है, जो लोग आते हैं उनकी जो सुंदरता देख कर मोहित होते हैं, उन पर तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, वो देख के होते हैं। शहजाद पूनावाला, क्या मकसद क्या नजर आता है? आज आपने ये खबर जब पहली बार देखी तो रिएक्शन क्या था आपका? 33 पेज की पूरी यूपी टूरिज्म की बुकलेट और उससे ताजमहल ही गायब। पहला रिएक्शन सच में यह था कि नफरत के जो पुजारी है उनको ये प्यार और मोहब्बत का जो प्रतीक है ये पच नहीं पाता है। देखिए ना, इनके संघ परिवार में जो सिखाया जाता है दंगे लगाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, ये कहां से प्यार मोहब्बत के प्रतीक को अपना पाएंगे? हाँ, तो ये पहला प्रतिक्रिया थी। पर जहां तक प्रमोशन की बात है तो हमारे वाजपेयी साहब ने आगरा समिट, इंडो पाकिस्तान की आगरा समिट आगरा में इसलिए की ताकि ताजमहल का बैकग्राउंड रहे प्यार मोहब्बत का। हाँ। बिल क्लिंटन जब आए थे तो बिल क्लिंटन को भारत सरकार ने वहां पे घुमाने का काम किया, और अभी भी जो विदेश से लोग आते हैं पहला उनको वहां पे ही भेजा जाता है कि जाके देख के आइए। तो ये प्रमोशन कौन कर रहा है वो जरा विजय शंकर जी उनको बताइए। दूसरी बात, जहां आपने बताया कि 75 करोड़ रुपए कमाई होती है और 11 करोड़ रुपए लगभग उन 3 सालों में खर्च हुआ है, तो मुनाफा भी है, ऐसे नहीं है कि कोई उपकार कर रहा है। पर तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि अहम बात यह है कि
ताजमहल वो प्रतीक है मुगल शासन का जिसको मोदी और योगी अपना नहीं पाते। ये लोग बताते कि मुगलों ने गुलामी की, भारत को गुलाम बनाए रखा। अब इतना प्यारा सुंदर एक प्रतीक है देश और दुनिया में परिचित, वो इसको पचा नहीं पा रहे क्योंकि उनका एजेंडा और नैरेटिव इससे खराब होता है। पर मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर मुगलों की हर चीज से इतनी नफरत है, मुगल सराय, मुगलियाई चिकन, सबसे आपको इतनी नफरत है, तो लाल किले पे क्यों जाते हैं हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री? उसका भी बहिष्कार करने के लिए बोल देना। अगर आपको हर चीज, मुगलों की हर चीज से इतनी नफरत है और उसको इतिहास को मिटाना चाहते हैं, ये भारत की संस्कृति नहीं है, तो लाल किले के प्राचीर पे जाके प्रधानमंत्री भाषण क्यों करते हैं? उनको रोकिए उससे। ठीक ठीक ठीक। नवीन कुमार साहब जवाब दीजिए इस बात का जो शहजाद उठा रहे हैं। और मैं एक लाइन बस ऐड करूंगा, इस बुकलेट का नाम आप जानते हैं क्या है? उत्तर प्रदेश पर्यटन अपार संभावनाएं। और सबसे ज्यादा अपार संभावनाएं आगरा के जिस ताजमहल में दिखती हैं उसे ही आपने बुकलेट से बाहर कर दिया। मंशा आपकी क्या है, आप खुद बताइए। समीर भाई, मुझे क्योंकि पहले आवाज नहीं आ रही थी, मुझे मालूम नहीं क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन मैं आपको इस जो आपने सवाल किया इसका जवाब देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में यानी कि ताजमहल जो है विश्व का एक 7वां अजूबा है, 7 अजूबों में शामिल है और वो भारत के और राज्य सरकार के पर्यटन सूची में शामिल है। इसमें कोई इसके अंदर दो राय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस विषय पर आप आज इस विषय पर चर्चा करेंगे बुकलेट से गायब है, इस बुकलेट में एक त्रुटि है जिसका खुद वहां इस टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने, जो रीटा जी है, उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि जो 6 महीने में जिन टूरिस्ट स्पॉट पर काम होना है, जिसके अंदर 6 महीने में नए टूरिस्ट स्पॉट्स के अंदर 15 से ज्यादा जुड़े हैं, जिसका डेवलपमेंट होना है, उसकी सूची उन्होंने जारी की है। ताजमहल ऑलरेडी डेवलप है उस क्षेत्र के अंदर। इसका जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सूची जारी की गई उसमें यह भी बताया गया था कि 150 स्पेशल पैकेज आगरा के लिए दिया गया है बिकॉज ऑफ ताजमहल। ताजमहल को कोई अलग नहीं कर सकता। ताजमहल को ना यूपी ने अलग किया है ना केंद्र ने अलग किया है। तो उसके बाद जब ये में एक त्रुटि है, जिस बात को खुद उसके डायरेक्टर ने, यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है, तो मुझे लगता नहीं कि इस विषय पर हमें इस विषय को जबरदस्ती को एक रंग देना चाहिए। नहीं नवीन, जो क्लैरिफिकेशन आया है वो उसमें कंफ्यूजन है। सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं मिसकम्युनिकेशन हुआ है। आप बताइए कौन सा मिसकम्युनिकेशन है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि साफ तौर पर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हम चाहते हैं कि इन चीजों को आगे हम प्रमोट करें, इसलिए हमने इन टूरिस्ट स्पॉट्स को इसमें शामिल किया है। उसमें क्यों नहीं है ताजमहल? बिल्कुल फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा। एग्रीड। मैं उसका, हाँ देखिए, जो मिसकम्युनिकेशन जो रीटा जोशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, उसका मिसकम्युनिकेशन ये बताता हूं मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में कि उस बुकलेट पे जो लिखना था कि नेक्स्ट 6 मंथ में जिनका डेवलपमेंट करना है टूरिस्ट स्पॉट, उनके नाम ये है। इस बुकलेट में केवल इतना सा कंफ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन यही है कि नेक्स्ट 6 मंथ में जिस टूरिज्म स्पॉट्स को यूपी गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है उनकी सूची है जिनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए ताजमहल के विषय में जो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ नाथ जी ने कि जो एक मिसकम्युनिकेशन है, वो मिसकम्युनिकेशन केवल इतना सा है कि क्योंकि इसके अंदर 15 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो पहली बार जोड़े गए हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो सूची जारी की गई कि भाई इन 6 महीने में, नेक्स्ट 6 महीने में, ठीक है, लेकिन नवीन कुल मिलाकर सोच जो है तो इसमें तो वो जाहिर हो रही है ना, वो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नहीं जबरदस्ती कह चुके हैं कि समीर भाई सोच नहीं, इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है। और एक ये जो बात विजय शंकर जी ने अभी कही कि जरूरत से ज्यादा प्रमोशन हो, वो कहीं ना कहीं सरकार की सोच क्या ऐसी है, ये एक सवाल खड़ा होता है। एक मिनट, अब्दुल हफीज गांधी साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर। गांधी साहब, क्या लगता है आपको? और नवीन कुमार जिन बातों को रख रहे हैं, जिन तर्कों को रख रहे हैं, या सिद्धार्थ नारायण सिंह ने जिन बातों को रखा कि भाई 300 करोड़ रुपया आगरा के लिए हमें मिला, उसमें से 150 करोड़ हम ताजमहल और आसपास के इलाकों को डेवलप करने में लगा रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रायोरिटी में नहीं है ताजमहल? देखिए समीर साहब, अगर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो मैं मान लेता कि ये कुछ और है या ये मिसकम्युनिकेशन है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। आप जो है जून के अंदर जो योगी जी बिहार में गए थे, वहां पर उनका स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा ताज जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, और उन्होंने तरह तरह की बातें कही कि मोदी जी किस तरह से क्या अपने गेस्ट को पेश करते हैं। अगर आप बजट स्पीच देखें तो पूरी 63 जो पेजेस के बजट स्पीच है, और जहां जो सेक्शन है बजट स्पीच का जहां पर कहा गया है हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसमें ताजमहल का कोई जिक्र नहीं और ताजमहल के लिए
कोई भी बजटरी एलोकेशन नहीं है। अभी जो है, जो डिप्टी सीएम है यहाँ पर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांता हैं, यानी कि अटैकर्स हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। तो बिल्कुल नकारने जैसा है, जितनी भी मुगल हिस्ट्री रही है उसको नकारने जैसा है। और ये एक अटेम्प्ट है कि जो ये बीजेपी करती क्या है, आरएसएस करती क्या है, ये आइडेंटिफाई करते हैं हिंदू कल्चर को विद इंडियन कल्चर। ये जो मल्टी फेथ कल्चरल हिस्ट्री है इंडिया की, इसको ये ब्लैंक आउट करते हैं पूरा पूरा। और इसलिए मैं कहूंगा ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये चाहते हैं कि पूरी जो इंडिया की जो मल्टी कल्चरल हिस्ट्री है वो एक तरह से ब्लैकआउट हो जाए, और जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इंडियन कल्चर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं विद हिंदू कल्चर, ये उनकी पूरी की पूरी कोशिश रही है और इसी का हिस्सा है। और जिस तरह से योगी जी धर्म सत्ता और राज सत्ता में कोई फर्क नहीं करते हैं। आज आप देखिए कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर जो 3 दिन जाकर बैठ जाता है और प्रदेश के अंदर दंगे होते हैं, तो ये इनका एक कैलकुलेटेड स्टेप है और इसीलिए ताजमहल के लिए कोई एलोकेशन नहीं होता है। ठीक है, रिजवान अहमद साहब, इस बात को मानेंगे आप? इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे? समीर भाई, जो बात इनका हफीज जवाब गांधी साहब कह रहे हैं, सुनिए, कल्चरल हिस्ट्री पर सीधे सीधे इंडिया की ये वार है। जी ने जो कहा वो सही कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये ताजमहल कल्चर नहीं, भाई उसको संस्कृति कैसे हो सकती है? वो कोई धार्मिक स्थल थोड़ी है, वो पर्यटन स्थल है भाई। आप किसको कहां से जोड़ रहे हैं, किसके साथ? नहीं, धार्मिक स्थल ही इंडियन कल्चर का हिस्सा हो सकते हैं क्या? कोई मंदिर या मस्जिद या मठ ही होगा क्या? संकुचित सोच है इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं, वही भाई ये मुझे बताइए, उन्होंने ये कब कहा कि पर्यटन स्थल नहीं है भाई? ठीक, नवीन रिजवान अहमद से सवाल था। रिजवान साहब, वो संस्कृति का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं वो संस्कृति रिजवान का अहमद हिस्सा साहब कैसे हो सकते हैं? और क्यों जो है 350 करोड़ का बजटरी एलोकेशन उत्तर प्रदेश सरकार करती है? ये संकुचित जो मानसिकता। ठीक है हफीज साहब, आपने अपनी बात रख ली, आपने सारे मेहमानों को शामिल कर लेने दीजिए मुझे इस बहस में। रिजवान अहमद साहब, स्क्रीन पर आप हैं, बोलिए। जी समीर भाई, जैसा भाई साहब ने कहा कि इट इज नॉट अ आइसोलेटेड इंसिडेंस, थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव देने का अलाउ करिएगा। चाहे वो जनसंघ की मानसिकता हो, चाहे वो भाजपा की मानसिकता हो, समीर भाई, मैं इनके लीडर से ये कहता हूं कि 70 साल बाद तुमको हिंदुस्तान ने मौका दिया है हिंदुस्तान की कमान संभालने का, और ये मौका आप लोगों के पास बड़ी मुश्किल से आया है। इस मौके को अगर आप उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, ताजमहल को किताब से हटाना, हिस्ट्री बुक चेंज करना और कम्युनल एजेंडे पर लेके चलेंगे, तो एक दिन आप ही रियलाइज करेंगे कि जिन लोगों ने आपको इस शीर्ष पर बिठाया है वो ही इस देश की जनता आपको वहां से हटा देगी। साहब, कभी हिस्ट्री की बात होती है। समीर भाई, हिंदुस्तान की हिस्ट्री खराब है। अगर आपको हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी को, योगी जी को, और योगी जी को मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी की कोई डिसीजन गलत हो सही हो ये टाइम बताएगा ही। वो बड़े ठहराव से, बड़ी मैच्योरिटी से एज अ प्राइम मिनिस्टर इस देश को चला रहे हैं। आपने 70 साल में इस देश की संस्कृति बहुत खराब है, पीछे ना जाइए। अपीजमेंट की संस्कृति खत्म करिए, भ्रष्टाचार की संस्कृति खत्म करिए, परिवारवाद की संस्कृति खत्म करिए। आपको इसीलिए मैंडेट दिया गया था, हिस्ट्री ना हटाइए। मैं हिस्ट्री पढ़ने सही भाई पाकिस्तान यूनिवर्सिटी नहीं गया था, मैंने इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ा है कि इंडिया की हिस्ट्री में समीर भाई पढ़ा है कि गजनी एक कातिल लुटेरा था, चंगेज खान एक कातिल लुटेरा था, औरंगजेब ने हिंदुओं के कत्ल करे थे, तैमूर ने हिंदू मुसलमानों के कत्ल करे थे। मैंने यहीं की हिस्ट्री में पढ़ा है कि महाराणा प्रताप एक योद्धा था, शिवाजी एक योद्धा था, जहांगीर की पत्नी हिंदू थी, जहांगीर की मां हिंदू थी, शाहजहां की मां तक हिंदू थी। तो ये जो मैंडेट इतनी मुश्किल से मिला है, मैं निवेदन करता हूं अपने भाजपा के साथियों से और लीडरशिप से, इनको इस छोटी मोटी बातों में डोंट स्टूप लो, लीड द कंट्री बाय एग्जांपल, वर्क अगेंस्ट कम्युनलिज्म, वर्क अगेंस्ट करप्शन, वर्क अगेंस्ट फैमिली पॉलिटिक्स। आप लोग को इतनी मुश्किल से मौका मिला है, क्यों इस मौके को खराब कर रहे हैं ऐसी बचकानी बातें कर करके? सही बात है। इसका जवाब मैं लूंगा नवीन कुमार साहब आपसे, आप तैयार रखिएगा जवाब। लेकिन उससे पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब, मंशा क्या नजर आती है? समीर भाई, मंशा तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका सवाल भी यही था कि ताजमहल की खता क्या है। ताजमहल की खता यह है कि वो मुसलमान ने बनाया है, मोहब्बत की अलामत बनाया है, तो मुसलमान का नाम चूंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है और मुगलों को ये लोग आक्रांता मानते हैं, तो इसलिए जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो सोच उसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी बात,
इनकी जो सोच है, देखिए जो टीम का लीडर होता है या किसी भी स्टेट का राजा होता है, जो उसकी सोच चलती है वही प्रजा उस सोच को लेकर चलती है। मेरी मुलाकात जब मोदी जी से हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान हमें वोट देगा कि नहीं देगा। तो मैंने कहा कि साहब 3 बातें हैं आपके एजेंडे में, तीनों मुस्लिम मुखालिफ हैं, आप निकाल दीजिए। तो मोदी जी ने स्पष्ट मुझसे कहा कि हम नहीं निकाल सकते, अगर निकाल देंगे तो हमें हिंदू भी वोट नहीं देगा। जिस लीडर की ये सोच हो, जिस राजनेता की ये सोच हो, तो वो इन एजेंडों को कैसे सामने नहीं लाएगा? हम कैसे सोच सकते हैं कि वो मुसलमान पर वार नहीं करेगा, मुसलमान के कल्चर पर वार नहीं करेगा, मुसलमान की तहजीब पर वार नहीं क्या करेगा? मतलब आपके कहने का मतलब क्या, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के, उन्हें भी हिंदू मुसलमान में तकसीम कर दिया गया क्या? देखिए बात सुनिए, जब कि ताजमहल मुसलमानों का है, ये फलाना हिंदुओं का है, ये मुसलमान का है, ये हिंदू का, ये यहां पर भी क्या बंटवारा होगा क्या अब हिंदू मुसलमानों का? सर हर चीज का बंटवारा होगा। जब नियत में खोट आ जाता है तो फिर घर की दीवार एक नहीं रहती, वो 4, 5, 6 भी हो सकती हैं। वो दीवारें बढ़ती चली जाती हैं। जब यहां राजनेताओं की गंदी सोच, राजनेताओं की बुरी सोच जो है काम कर रही है, तो फिर आप ताजमहल को हिंदू और मुसलमान कैसे नहीं सोचेंगे? ये अभी प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, और उससे पहले मंत्री जी का बयान भी आपने सुनाया जी, डायरेक्टर की बात भी आपके सामने आई। तीनों बातें देख लीजिए बिल्कुल अलग अलग हैं। मिस कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है कि इन लोगों को यह कहना चाहिए था भाई किताबचा गलत है, हम दोबारा इसको छपवा रहे हैं और इसको खत्म करते हैं। ना ये तो कहा ही नहीं जा रहा, कोई गलती नहीं हुई है, कोई मिसप्रिंट नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं वही कह रहा हूं जी कि अगर मिस कम्युनिकेशन है तो आप हटा दीजिए ना उस किताबचे को, नया किताबचा ले आइए। दूसरी बात यह है अगर मिस कम्युनिकेशन नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमें इनको प्रमोट करना है इन जगहों को जी, तो जो ऑलरेडी प्रमोटेड हैं और जिनसे आपका रेवेन्यू इतना है, जैसे आपने बताया कि 75 लाख रुपए 3 साल में आ रहा है, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जी, कौन सा स्पोर्ट है जो 75 करोड़ आपको दे रहा है? आप ऐसे स्पोर्ट को जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, आप उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको और ज्यादा प्रमोट कीजिए ताकि रेवेन्यू और बढ़े। विजय शंकर जी तो कह रहे हैं प्रमोशन ज्यादा हो गया है, इसको कम करना होगा। यही वो दूसरी चीजें ज्यादा प्रमोट करने की कि मुसलमान का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। हर जैसे अभी शहजाद पूनावाला ने कहा जी, बड़ी शर्म की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर लाल किले पर खड़ा होना तो फख्र समझता है और आगरे के ताजमहल को जगह नहीं देता और उसको कहता है ये हिंदुस्तान का जो है कल्चर का हिस्सा नहीं है। कितनी शर्म की बात है ये। क्यों इसको फिरका परस्ती की नजर से आप नहीं देख रहे? बिल्कुल फिरका परस्ती है, इस्लाम फिरका परस्ती है, मुसलमान और हिंदू के दरमियान एक खाई पैदा करने वाली बात है। 2019 की तैयारी है, ये सच्चाई है। विजय शंकर जी, कम्युनल एजेंडा है इसके पीछे? अब तक जो एजेंडा रहा है वो कम्युनल रहा है। अब तक जो रहा है वो कम्युनल एजेंडा रहा है। अच्छा, आप बताइए, ताजमहल भारतीय संस्कृति है, हम मानते हैं भारतीय संस्कृति में बना हुआ है, तो भारतीय मानते हैं ना, इंडियन कल्चर का हिस्सा है, मानते हैं ना। पूरी बात कहने के बाद फिर देख लीजिए। हाँ। ये जो ताजमहल बना, ये हिस्ट्री आपने भी पढ़ी, हमने पढ़ी कि जिन्होंने इसको बनाया, सजाया, संवारा, उनके हाथ काट दिए। यानी ये कौन से प्यार की इमारत खड़ी हो गई कि जिन्होंने बनाया वो ये दुनिया भर को दिखाना चाहते हैं ये इमारत बनी है प्यार की इमारत, जिसके कारीगरों के हाथ काट दिए गए। ये दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, एक मिनट सुनिए आप, जो बात ये उठा रहे हैं क्यों हाथ काटे थे, दूसरा पीछे की वजह। अभी रिजवान साहब ने बात कही थी, ताकि इतनी खूबसूरत इमारत और कोई ना बना। ये कहानी और इसके इतिहास में इतने प्रूफ हो, ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतने प्रमाण है इस बात। बहुत अच्छी बात कही थी मैं कि जो इतिहास है, इतिहास जो पढ़ाया जाता है, तो क्या मुगल जो इस देश में आए थे वो लुटेरे नहीं थे? इस देश में लूटपाट नहीं की, धर्मांतरण नहीं किया, मारकाट नहीं की? तो अगर ये आप स्वीकार नहीं करते हैं, शाहजहां भी मुगल था, सम्राट अकबर भी मुगल था, बहादुर शाह जफर भी मुगल थे, सबको आप कैसे कह देंगे? सबको कैसे कह देंगे? बिल्कुल नहीं, जिन्होंने किया उनको क्यों छोड़ दिया आपने? बाबर को छोड़ दिया आपने, आप तैमूर क्यों छोड़ दिया आपने? उनके बारे में हम बुरा पढ़ते हैं ना कि वो बुरे थे, वो बुरे थे, उसका मतलब ये ना कि अच्छे मुगल बुरे मुगल सबको आप एक कैटेगरी में गिन देंगे। अकबर के समय धर्मांतरण नहीं हुआ, ये स्वीकार करते हैं। यानी केवल 6 महीने के लिए उन्होंने जो बात रोकी उसको शुरू करना पड़ा, उन्होंने शुरू करना पड़ा। यही तो बात है ना, इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे बताइए ये कैसे मुमकिन?
इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कहने से हिस्ट्री नहीं बदलेगी। हाँ। हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री रहेगी। ठीक है, और सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले राजाओं की जो लड़ाई होती थी वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होती थी, वो जमीन हथियाने की और अपनी सत्ता को बढ़ाने की राजनीति लड़ाई होती थी। लेकिन धर्मांतर नहीं करते थे वो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाते थे। इसके पीछे क्या संघ की ये सोच है कि मुगल आक्रमणकारी थे, मुगल क्रूर थे? क्या इसके पीछे संघ की ये सोच है जो ये डिसीजन लिया गया कि बुकलेट से ताजमहल को साफ कर दिया गया, शाहजहां की बनाई इतनी खूबसूरत इमारत जिसका पूरे दुनिया में लोग बखान करते हैं और उसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। रिजवान साहब आप ही से शुरू करूंगा। ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आखिर ताजमहल की खता क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद बहस जारी। तो आखिर ताजमहल की खता क्या है, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान अहमद साहब, ब्रेक से पहले आप बहस में कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें और साथ ही साथ क्या आपको ये चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि जब से हमारे पास महाराष्ट्र का इंसिडेंट है जहां पर स्कूल की टेक्स्ट बुक से जो मुगलों के चैप्टर थे वो हटा दिए गए, राजस्थान का एग्जाम्पल हमारे सामने है जहां से सम्राट अकबर का पूरा चैप्टर हटा दिया गया टेक्स्ट बुक से, यानी बच्चे अब पढ़ ही नहीं पाएंगे कि सम्राट अकबर ने क्या किया, वो कौन थे, क्या था। कई जगह से मुगलों के ही सारे चैप्टर्स हटा दिए गए। उसके बाद अब ये मुगलों की निशानी जिसे के तौर पर जिसे देखा जा रहा है ताजमहल, हालांकि उसकी हैसियत इससे कहीं ज्यादा है, उसको हटा देना टूरिज्म डिपार्टमेंट की बुक से, कहीं जोड़ के देखते हैं आप? बिल्कुल साहब, दो बातें। एक मौलाना साहब ने बात बोली थी कि उनकी जब मोदी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब ये 3 बातें आप हटा दीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं हटा सकता क्योंकि मुझे फिर हिंदू वोट नहीं देगा। तो यहां बड़ी संजीदगी से उनको ये याद दिलाना चाहूंगा, ये चीज हिंदुस्तान में समीर भाई कोई नई नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें ऐसी डाली थी कि अगर वो ना डालती तो उन्हें मुस्लिम वोट ना देता। तो दिस इज अबाउट अपीजमेंट। इसको इस तरह ना देखा जाए कि मोदी जी ने पहली बार अपीजमेंट किया, इससे पहले 70 साल में तो अपीजमेंट हुआ ही नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात साहब, जो आपने पूछी कि वहां से किताबों से इतिहास हटा दिया गया या यहां से हटा दिया गया, तो समीर भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है? 10 साल बाद जब सरकार बदलेगी फिर वो इतिहास उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूं योगी जी से कि ये जो आपको मैंडेट मिला है रिजवान साहब, ये रिजवान साहब, इससे पहले ऐसा कब हुआ कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई या फिर कोई पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया इतिहास से? सवाल मैं वही तो कह रहा हूं, ये बताइए ना। ऐसे तो फिर जिस पार्टी की सरकार बनेगी और उसकी जो विचारधारा होगी उसी से जुड़ा इतिहास बच्चे पढ़ेंगे, वही इतिहास बन जाएगा। जी मैं वही कह रहा हूं समीर भाई, मैं आपको समझा नहीं पाया, मेरी गलती, कि ये जो हरकतें हैं ये एक जिम्मेदार पार्टी पर, एक जिम्मेदार लीडर पर, एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर पर ये शोभा नहीं देती। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्या ये चूहे बिल्ली का गेम चलता रहेगा या आगे हम विकास की बात भी करेंगे? 2022 में समीर भाई जब चुनाव आएगा तो योगी जी से कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने उत्तर प्रदेश की किताब से ताजमहल का नाम हटाया था इसलिए हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, या तुमने हिस्ट्री से अकबर का नाम हटाया था इसलिए वोट दे रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा। यही मैं कहना चाहता हूं अपने भाजपा के साथियों से, ये सत्ता 70 साल बाद मिली है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसको सजाओ, इसको संवारो, लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप कर रहे हो इसमें आने वाले बहुत जल्दी समय में आपको राजनीतिक दृष्टि से नुकसान होगा। और आप माने या ना माने, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको वोट चाहिए और आपको पावर चाहिए। लेकिन जिस लोगों ने नवीन कुमार साहब मोदी जी को और योगी जी को वोट देके यहां तक पहुंचाया है, नवीन कुमार साहब इस पर जवाब चाहिए आपका। अगर आपने फायदे के लिए किया है तो फायदा नहीं होने जा रहा, नुकसान होने जा रहा है इसका आपको। और जाहिर है यूपी की जनता जो पिछली सरकारों से त्रस्त होकर, जिसने इतने सालों बाद बीजेपी पर भरोसा करके आपको सरकार बनाने का मौका दिया है, वो ये एक्सपेक्ट थोड़ी कर रही है आपसे कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट की बुक छापेंगे और उसमें ताजमहल को हटा देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। कुछ लोग ना तो ये उम्मीद थोड़ी है। ना तो समीर भाई, ना तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के किसी भी वेबसाइट से या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ताजमहल को अपने पर्यटन स्थल से अलग किया है, नंबर 1। नंबर 2,
जो आपने कहा कि पहले इतिहास बदला नहीं गया, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। कांग्रेस के समय में हुआ क्या, जिसका बहुत बड़ा आंदोलन एक शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति ने किया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को डकैत और लुटेरा बताया गया, वो इतिहास पढ़ाया गया। जिसमें भगवान महावीर जो जैन समाज के हैं उसको कहा गया वनों में घूमने वाला एक नग्न व्यक्ति था, जिसमें इतिहास पढ़ाया गया। राजगुरु, सुखदेव, गुरु तेग बहादुर कितने बड़े अपमान किए कांग्रेस के इतिहास में, उसको ठीक कर, उसको इसी की नवीन कुमार साहब आप उसका बदला ले रहे हैं, मुगलों को हटाकर। आप भी यही करेंगे, क्या बात करते यही हैं? करेंगे लेकिन हम उसका बदला नहीं, लेकिन मुगलों को नहीं हटाया। अरे क्या बात, अरे मौलाना साहब आप अभी थोड़ी देर पहले आप शिक्षा दे रहे थे कि हम इम्पीचमेंट की राजनीति करते हैं, आप शिक्षा दे रहे थे कि तुष्टीकरण की करते हैं। आप जब से बैठे तब से क्या कर रहे हैं स्वामी, यही बोल रहे हैं आप। आपने कभी नहीं कहा दूसरी बात, आप कर क्या रहे हैं? आप खुद, आप वो समाजवादी पार्टी हो, आपने जो बोला, आपने कहा कि वो मुस्लिमों के लिए इसलिए हटा दिया। ताजमहल मुस्लिमों के कारण, ताजमहल का मुस्लिम किसी चीज से लेना देना नहीं, वो एक विश्व का एक सातवां अजूबा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नवीन एक मिनट नवीन, मैं आपको बार-बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि हुआ क्या है। महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की 7वीं और 9वीं क्लास की जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनमें से ताजमहल, कुतुब मीनार, देखिए यहां पर भी ताजमहल है, ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारतों का जिक्र हटा दिया गया। उसमें से रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, इनकी जानकारियों को भी हटा दिया गया है। यानी कौन अच्छा था कौन बुरा था यह भी नहीं पता चल पाएगा। यह हुआ महाराष्ट्र में। उसके बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे के आते ही अकबर महान नाम का एक चैप्टर था, उसे हटा दिया गया। तो मंशा पर कैसे सवाल नहीं उठेगा, बताइए आप। शहजाद पूनावाला, नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जो इतिहास नहीं पढ़ा क्या, लेकिन जो इतिहास नहीं पढ़ा क्या उसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्या? सुन लीजिए, क्या शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्या? सुनिए, क्या महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ा? राजस्थान के अंदर जो महाराणा और हमने पढ़ा है महाराणा प्रताप के बारे में, लेकिन ये थोड़े कि पिछले इतिहास को आप बदल दीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप इस डिबेट को, मुझे उसके विषय में आप पहले बताते, उसकी जानकारी लेकर के आता, आप इस डिबेट को उधर लेकर के ना जाए। अभी आप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की बात कर रहे थे और मैं लगातार उस विषय में बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने आज इसी पर रहते हैं, आज इसी पर रहते हैं, ठीक है। 6 महीने शहजाद, अरे तो आज शहजाद आप वेबसाइट में चले जाइए, आप उसी वेबसाइट पर जाइए, आप उत्तर प्रदेश की टूरिज्म की वेबसाइट पर ताजमहल का नाम है या नहीं? ठीक, नवीन शहजाद देखिए इतने देर से सबको सुन रहे थे, अब उनकी भी सुन ली जाए। शहजाद पूनावाला जी। देखिए, हमारे देश के कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने एक बार एक बात कही थी कि प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम राष्ट्रवादी है बावजूद इसके कि वो मुसलमान है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस ने आज का जो प्रोजेक्ट अपनाया है वो ये है कि सारे मुसलमान खराब है, ये इनको साबित करना है। आप राष्ट्रवादी हो सकते हैं बावजूद इसके कि आप मुसलमान हैं, ना कि इसके कि मुसलमान भी राष्ट्रवादी हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए ताजमहल, अकबर, बाकी जो भी अच्छे जो निशान हैं मुसलमानों के और मुगलों के, उसको धूमिल करके उसको भारत की परंपरा और संस्कृति से और भारत की विरासत से हटाने का काम मोदी और योगी सरकार को करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी राजनीति है हम बनाम वो। उनकी राजनीति ये नहीं है कि मुसलमान भी इसमें शामिल है, वरना उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टिकट देते। तो ये राजनीति के तहत इसको किया जा रहा है कि कोई भी अच्छा मुसलमान नहीं है, कोई भी अच्छा मुगल नहीं है। इसके अलावा मैं आपको, सुनिए ने, आप बाद में सवाल पूछिए, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि मोदी जी और योगी जी, अरे सुन लीजिए आपके काम की बात है, सुन लीजिए आप बाद में बोलिए, नहीं आप बाद में पूछिए, हम आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। सुनिए, आप सुनिए, अरे आप सुनिए, अरे आप सुनिए ना, अरे आप मेरी बात होने दीजिए फिर आप बोलिए। मैं आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए पहले। वो आप ही की बात में कुछ ऐड कर रहे हैं। मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, 10 सेकंड सुन लीजिए। मैं आपको एक सवाल, मैं आपका जवाब देने को नहीं बैठा हूँ। 10 सेकंड, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। कोई चुप हो जाए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूं भाई, मेरी बात होने दीजिए। मैं नहीं सुनूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए।
नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता इनकी बातों को। सुनिए तो मैं आपको मैं इनकी बातों को नहीं सुनूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। राजीव गांधी ने अपने पिता फिरोज खान, अरे मैं अपनी बात रखूंगा तब आप बात रखिए अपनी। उनकी समाधि कहाँ है फिरोज खान? अरे छोड़िए ना, उनके बारे में आपने कौन सा समारोह ठीक है नवीन, उनके बारे में शहजाद कंप्लीट करें जल्दी से कंप्लीट करें, वक्त निकला जा रहा है। क्या बात करते हैं आप? ठीक है शहजाद। इनका हो गया क्या? मुझे एक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियो खराब है, ये बिना मतलब मेरे कान में जो है चीखे जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि काश संघ परिवार में और संघ परिवार से निकले जो लोग हैं, मोदी, योगी, ये योगी ने तो रोमियो जैसे महान प्रेमी को भी बदनाम कर दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड बना के। वो बलात्कारी तो था नहीं रोमियो को भी बदनाम करने का काम ये योगी कर सकता है। और योगी और मोदी अगर शादी करते या शादी निभाते तो प्रेम के प्रतीक को जान पाते। अब ये लोग ना प्रेम करते हैं ना प्रेम निभाते हैं, तो ये लोग प्रेम के प्रतीक को जान ही नहीं सकते। इनकी दिक्कत यही है, इनकी आइडियोलॉजी की दिक्कत से पूछ लो जाकर के, राहुल से पूछ लो जाकर के। पर्सनल अटैक नहीं है ना। अगर आप प्रेमिका को लेकर ताजमहल जाएंगे तो आप समझेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं समझेंगे। जी नहीं, आप राहुल गांधी से पूछ लो विदेश में क्या करने जाते हैं वो, क्या बात पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक बात करते हैं। मुद्दे पर आ जाए। जी 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 जी। अरे रिजवान अहमद साहब, मुझे पता है आपको कहीं जाना है, कीजिए, नफरत मुझे पता है आपको कहीं जाना है, नफरत के पुजारी मत रिजवान अहमद बनिए। साहब लास्ट कमेंट मैं इसलिए आपसे ले लेता हूं। रिजवान अहमद साहब, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, सलाह क्या है आपकी जी सरकार को? मेरी सलाह यह है साहब, जो मैं पहले से दे रहा हूं, कि अगर मेरे वीएचपी के भी साथी सुने और बीजेपी के भी साथी सुने, चाहे 2019 हो नवीन भाई, चाहे 2022 हो, आप एक पॉलिटिकल दल से हैं, आप पावर में आने के लिए संघर्ष करते हैं, आपको वोट चाहिए। 2019 में 2022 में यूपी के चुनाव में आपने क्या इतिहास बदला? अब आप शिवाजी को तो मैंने एक योद्धा ही पढ़ा है, महाराणा प्रताप को भी योद्धा पढ़ा है, ये भी पढ़ा है कि अकबर की सेना से हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, ये भी पढ़ा है कि महाराणा प्रताप की सेना में भी हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। आप जो इतिहास बदलना है बदलिए, लेकिन अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं कम किया, जीडीपी नहीं उठाई, आपने परिवारवाद नहीं कम किया, तो आने वाला जो वक्त है 2019 में 2022 में वही हिंदू जिसको आप खुश करना चाहते हैं, वही आपको बैलेट बॉक्स से जवाब देगा, और उस टाइम लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद साहब आपका। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हफीज गांधी साहब, क्या आपको लगता है जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है ये? देखिए, बिल्कुल ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो यशवंत सिन्हा जी ने आर्टिकल लिखा है उसके बाद जो एक डेवलपमेंट का गुब्बारा बनाया गया था उसकी हवा निकल चुकी है, और इसलिए इनको धर्म की घुट्टी चाहिए, इनको एक ओपीएम चाहिए, एक अफीम चाहिए धर्म का, जो जनता को पिलाते रहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि हिस्ट्री बदल दी जा रही है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं बताना चाहता हूं कि बहुत फर्क पड़ता है। जो संघ का पूरा क्लियर कट एजेंडा है सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, आप ये जो बात कह रहे हैं कि धर्म की घुट्टी पिलाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन से इसको जोड़कर देख रहे हैं, तो ताजमहल को हटाने से हिस्ट्री को पूरा बदलने का क्या कोई वर्ग ऐसा है जो खुश हो जाएगा? के साथ किया जा रहा है, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इस तरह से धीरे धीरे। जी, मैंने ये कहा जो आप कह रहे हैं कि किसी धर्म से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की तरफ आपका इशारा है हफीज गांधी साहब। तो कोई वर्ग ऐसा है क्या इस देश में जो ताजमहल को अगर टैक्स से हटा दिया जाता है टूरिज्म डिपार्टमेंट की बुक से, तो खुश हो जाएगा कोई? देखिए बीजेपी और आरएसएस के कुछ शॉर्ट टर्म एजेंडा है और कुछ लॉन्ग टर्म एजेंडा है, तो ये धीरे धीरे करके इस तरह से जो आपने जो है अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं, और ये इनके अचीवमेंट ही कहलाएंगे। क्योंकि जो आज ताज पे हमला है, कल किसी दूसरी बिल्डिंग पे हमला होगा, कल किसी तीसरी किताब पर हमला होगा। आज आप देखिए कि जो ये 800 साल का जो मुस्लिम पीरियड कहा जाता है, मुस्लिम राज को, ये उसको मानते ही नहीं, और ये कहते हैं कि 1100 साल बाद भारत देश को आजादी मिली, यानी कि 150 साल अंग्रेजों के और जो 800 साल जो है ये मुस्लिम राज के भी जो है उसको गुलामी का पीरियड कहते हैं। तो इनका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है। ये जो भारत की जो मिलीजुली संस्कृति है, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, इसको बिल्कुल नकारना चाहते हैं, जो मैं समझता हूं कि संविधान के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है और हमारे पूरे इतिहास के खिलाफ है। जिस इतिहास को लेकर और जिन मिलीजुली वैल्यूज को लेकर हमने स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ा था, उन सभी की अवहेलना जो है आरएसएस और बीजेपी करती है इस तरह के इश्यू उठाकर। विजय शंकर जी, इतिहास बदलने की कोशिश है दरअसल
ये तो बड़ी खतरनाक बात है फिर अभी कि बच्चे हमारे जान ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री में। देखो आप जो इतिहास बदला गया है, हाँ। इतिहास चलता था, हाँ। बीच में इतिहास बदला गया, हाँ। और शिवाजी को पहाड़ी चूहा तक कहा गया। यानी उस इतिहास को दोबारा से अगर आप बदल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? देश अपने हीरोज को ठीक ढंग से पढ़ना। अरे मुगलों का पूरा चैप्टर ही हटा देंगे तो पता कैसे चलेगा मेरे घर में बुरा मुगल कौन था, अच्छा मुगल कौन था? ये देश 1400 साल पुराना नहीं है, 1000 साल पुराना नहीं है, हाँ। ये हजारों हजार साल पुराना है। और इस देश में आकर जिसने लूटा, और मतलब मेरे घर में आकर के कोई लूटता है और 4 ईंटें लगा देता है तो उसका गुणगान करना शुरू कर देंगे क्या? ये कभी होता नहीं है। और एक मिनट, हिस्ट्री जिसने लूटा उसके बारे में बताया जाएगा कि इसने हमारे देश को लूटा, जिसने दिया इस देश को उसके बारे में बताया जाएगा किसने दिया। अकबर की बात दिक्कत क्या है? अकबर की बात करते हैं, अकबर महान की बात करते हैं, तो 6 महीने उन्होंने जजिया हटा लिया, 6 महीने के वो दे, केवल 6 महीने के बाद दोबारा शुरू कर दिया। वो नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं बताएंगे, यानी केवल महिमा मंडन करने के लिए आप इतिहास को ठीक, मतलब आपके हिसाब से मुगलों ने कुछ देश को दिया ही नहीं। नहीं, उन्होंने इसलिए हटा ही दिया, जलालत दी है, देश को धर्मांतरण दिया है, देश के हिंदुओं का कत्ल किया है, बलात्कार महिलाओं के साथ हुए हैं, ये दिया है उन्होंने। मौलाना साजिद रशीदी, अशोक ने क्या किया था बताना जरा। ये विजय जी इतिहास जानते हैं, सम्राट अशोक का इतिहास बताओ कि कुछ सम्राट अशोक का इतिहास बताना जिसमें भाजपा का दफ्तर खड़ा है, उस सम्राट अशोक का इतिहास बताइए। वो चाहते हैं कि एक मिनट शहजाद, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान को एक साथ आने देना नहीं चाहते, उनकी सोच है, उनकी रोजी रोटी उस पर चल रही है, वो देख रहे हैं अगर हिंदू मुसलमान एक हो गया तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, तारीख इस बात की भी गवाह है कि जब तक मुगलों का शासन था, मुस्लिम शासन था, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। आज कहाँ है वो सोने की चिड़िया? आप मुझे बता दीजिए। आज पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, किसान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। दावे करते हैं कि 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, हम जो है दंगा मुक्त सरकार देंगे। आज कहां है वो दावे? उनकी पोल खुल गई। सारी सड़कें यूपी में जाकर देख लीजिए, मेरे गांव की 5 किलोमीटर की सड़क ऐसी है, वहां ये भी नहीं पता चलता कि सड़क है भी या नहीं। दंगे बराबर हो रहे हैं। इतने दंगे कभी नहीं हुए मुहर्रम और दशहरे पर जितने आज हुए हैं, 10-12 जिलों में हो गए। तो ये सारी चीजें हैं, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे रिजवान साहब ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं, एक सीख मैं भी देना चाहता हूं। अगर आप पॉलिटिक्स पार्टी रहना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, तो आपको मुसलमान को भी साथ लेना पड़ेगा। ये नफरत की राजनीति आपको छोड़नी पड़ेगी। ये ताजमहल को क्या वो उस बुक से हटाने से मुसलमान नहीं जुड़ेगा पार्टी से? कैसे जुड़ जाएगा मेरे भाई? आप मुझे बताइए कैसे जुड़ जाएगा? जिस चीज के साथ मुसलमान का नाम है आप उसको हटाते जा रहे हैं और मुसलमान से उम्मीद रखें कि आपके साथ जुड़ेगा। आप उस हिस्ट्री को कैसे खत्म कर सकते हैं जो एक सदियों से जो चली आ रही है? ताजमहल नवीन फिर आपके एजेंडे का क्या होगा? आप तो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां लगातार तुष्टीकरण, अपीजमेंट की राजनीति करती हैं, इसलिए हम पहले मुसलमानों को एम्पावर करेंगे और फिर उन्हें अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। ये आपकी पार्टी की लाइन रही है हमेशा से। मुसलमान तो नाराज होगा, रशीदी साहब कह रहे हैं, इससे, इस तरह की हरकतों से। समीर भाई 2-3 मेरे ऊपर सबने मिलाकर के बहुत अच्छे प्रहार किए हैं, जरा 1-2 का जवाब दे देता हूं। ये सही था कि भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया था, लेकिन वो सोने की चिड़िया आपने कहा कि नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि जो पिछले 65 वर्षों में जिन्होंने शासन किया उस देश को लूट करके खा गए, 32 लाख हजार करोड़ का घोटाला करके पैसा बाहर चला गया कांग्रेस के शासन में, इसलिए वो सोने की चिड़िया नहीं रहा। दूसरा आपने कहा कि आप आज समस्या क्या है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या और कोई जो दल है, हर आदमी चाहता है कि बस मुस्लिम वोट उसको मिल जाए, बाकी कुछ नहीं। उस मुस्लिम वोट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और बहुत सारे, मैं ये मौलाना साहब की बात नहीं कर रहा हूं, अपने पे मत दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे मौलानाओं ने और मौलवियों ने दुकान चला रखे, हिंदुस्तान में खड़े होकर के गाली देंगे और एक सेकुलरवाद उसको कहेंगे, हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदू समाज को गाली दीजिए, आपका सेकुलर कहलाएंगे और आपको बाहर से पैसा मिलेगा। ये एक बड़ी समस्या है इस देश की। दूसरी आपने बात कही कि डेवलपमेंट की, सरकार तो डेवलपमेंट की कर रही है। आपने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, दूसरा ले आइए, इसमें बुराई क्या है? ताजमहल को शामिल कर दीजिए, समय तो दीजिए महाराज, अगर मेरी बात तो कर लीजिए ना उसको। अरे अगर आप सच्चे हैं मुसलमान, ताजमहल शामिल है ना, वो तो केंद्र में भी है, राज्य में भी। सुन लीजिए, बुराई क्या? एक बार तो बोल दीजिए टीवी पर, मुसलमानों को एक बार बोल दीजिए। आपने कहा कि भाई हम इसके बाद आ रहा हूं। अरे आप जवाब तो सुनिए ना जी नवीन, जल्दी से कंप्लीट करें। हम तो कह ही रहे, आप मेरी बात सुन लीजिए, कम से कम बात तो पूरी सुनिए।
समीर भाई मुझे बताइए, अगर आपने कहा कि मुसलमानों को साथ लेकर, अगर मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ताकत हम नहीं जीतते। दूसरा, मुसलमान अगर बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया और किसी ने नहीं दिलाया आजादी के बाद आज तक, उनको पीसा जा रहा था। अगर कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, उनको शिक्षित करना है, तो कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है कि उनके हाथ में। अरे आप बेइज्जत करते हैं। आप सुन लीजिए, मुस्लिम महिलाओं को बेकार की बात मत। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर तो मुस्लिम महिलाओं का साथ है ना सरकार को और पार्टी को। राजनीतिक वोटियां मत से कम एक पार्टी ऐसी जिसने स्टैंड लिया ना, रशीदी साहब, इसको तो मानिए, इसको तो मानिए ना, वो तो पहले से था। ठीक है, ठीक है, आज हम ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आप कमाल करते हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला, शहजाद कुछ ऐड करना चाहते हैं। शहजाद मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। नवीन ने जो तर्क दिया है, क्या आप इससे सहमत हैं क्या? वो ये कह रहे हैं कि जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हमें प्रमोट करना है, जिन्हें ज्यादा डेवलप करना है, सिर्फ उनका हमने जिक्र किया इस बार। जी, अरे तो गंगा आरती जो होती है बनारस में, वो तो विश्व प्रसिद्ध है और वो तो पहले से स्थापित है, तो फिर उस तर्ज पे उसको भी नहीं शामिल करना था। उस तर्ज पे बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, वो अभी तक डेवलप नहीं किया था आपकी सरकारों ने। मथुरा के मंदिर को क्यों शामिल किया? सुनिए ना, अब सुनिए। अरे यार, आप प्लीज चिल्लाना बंद करें, हमारा ऑडियो तो अरे वो डेवलप नहीं है ना भाई उस क्षेत्र को। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अरे आपको तो हमारी आवाज भी तेज इतिहास तो उधर बनारस में तो भाजपा के लोग विधायक रहे हैं, वहां पे इतने साल से रहे हैं, तो क्या कर रहे थे? हाँ समीर भाई, उनको प्लीज बोलिए, इंटरप्ट ना करें। मेरे 3 इतिहास से जुड़े सवाल है विजय शंकर तिवारी के लिए। ये कहते हैं सारे मुगल बादशाह जो थे, ये जो है खलनायक थे, लुटेरे थे, तो मोदी साहब क्यों गए मजार पे, बहादुर शाह जफर की मजार पे क्यों गए? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर अब देखिए ये इतना इंटरप्ट करते हैं कि हम लोग जो बातों का फ्लो है वो बिगड़ जाता है, तो ये मुझे जवाब दे कि मोदी साहब क्यों गए मजार पे, मुगलों की मजार पे क्यों गए? अकबर के बारे में इतना कहा जा रहा है धर्म परिवर्तन कराया अकबर ने, तो मुझे ये बता दे कि बादशाह अशोक ने, जिसपे भाजपा की दफ्तर है अशोक रोड पे, उस अशोक ने कितने हिंदुओं का कत्लेआम कराया? उसका जवाब है इनके पास। और आंबेडकर ने बौद्ध धर्म धारण किया तो कितने हिंदुओं ने साथ में उनके साथ धर्म परिवर्तन किया? तो क्या कल ये आंबेडकर को भी अकबर की तरह गालियां देंगे? ये लोग अगर इनमें हिम्मत है तो मुझे इन 3 जवाब दे दे कि क्या आंबेडकर को भी कल गाली देंगे अकबर की तरह? और अकबर नाम का तो मंत्री आपके कैबिनेट में, उसका नाम बदल दीजिए। कि जो देश भर में जो टेक्स्ट बुक्स चल रही हैं उनमें से आप लोग हटवाने वाले हैं, पूरा मुगल काल 300 साल तक का शासन ये हटा ही दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, बच्चे पढ़ ही ना पाए, ये एजेंडा है क्या? समीर जी, मैंने हमेशा एक बात कही कि इतिहास को बिल्कुल सत्यता की कसौटी पर परख करके लोगों को पढ़ाना चाहिए। पीढ़ियां उसको पढ़ती हैं। तो हमने आपने जो इतिहास पढ़ा वो गलत थोड़ी पढ़ा। गलत परसेप्शन नहीं। जब आप पहाड़ी चूहा पढ़ते हैं शिवाजी को, वो इतिहास सही है क्या? वो इतिहास सही है क्या? अभी मैंने तो नहीं पढ़ा पहाड़ी चूहा। आपने नहीं पढ़ा? नहीं, आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़िए जा करके। उस पर हमने याचिकाएं भी डाली है, उस पर बदलवाया भी है, तो वो उसके साथ साक्ष्य मिल जाएंगे। कब हुआ? ये बदला गया था कुछ बदला गया था? नहीं, आप इस पर डिबेट रखेंगे, मैं साक्ष्य लेकर के आऊंगा। आज मुझे पता नहीं था इसलिए मैं लेकर के नहीं आया। मैं वो टेक्स्ट बुक भी दिखाऊंगा जहां पर लिखा हुआ है वो। इंडियन सिविलाइजेशन में प्लास्टिक सर्जरी थी, ये कौन सा इतिहास है? पढ़ाइए। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन में प्लास्टिक सर्जरी थी, ये कौन सा इतिहास है? ढंग से ना पढ़ाइए। ये पढ़ाएंगे। कहा कि मोदी जी वहां गए। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री कहां जाते हैं, मैं हर बार एक ही स्टैंड पर टिका हूं और बिल्कुल ठीक टिका हूं। देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता, मैं 96 करोड़ के हितों की बात करता हूं। मैं बाकी किसी के अहित की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं 96 करोड़ के हित की बात करता हूं। ये मेरा एजेंडा भी है, ये मेरा काम भी है, और ये मैं कभी बोलते सभी लोग हिंदू हैं, एक बोल रहे 96 करोड़ यार। मैं आपकी बात तो टोक नहीं रहा था, मैं पूरी सुन रहा था। तो ये वो कहां जाते हैं? मोहन भागवत ने बोला सब हिंदू है। देश के प्रधानमंत्री, सबकी बात करो ना। आपको भी नहीं कहना चाहिए। आपको भी नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब आप उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। जब मनमोहन सिंह जी थे, मैंने उनको देश का प्रधानमंत्री माना। इंदिरा जी थे, मैंने आपकी विचारधारा वाली पार्टी की सरकार है ना, तो इसलिए सवाल लोग आपसे भी पूछ लेते हैं कभी-कभी। 125 करोड़ के प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि आपकी और उनकी विचारधारा तो एक होगी, ये मानकर चलते हैं ना लोग। समीर जी आपको एक बात कही, अपनी बात क्लियर की। मैं 96 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधि मानता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं।
ठीक है। मैं 125 करोड़ की बात नहीं करता। हाँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब 125 करोड़ की तो आपको ये लगता है कि जिन 96 करोड़ लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो ये चाहते होंगे कि ताजमहल को हटा दिया जाए? देखो, अगर उनको, हाँ, एक मिनट, अगर उनको आप ये बता दें और दोबारा से पढ़ा दें कि ये सुंदर इमारत के पीछे वो बनाने वालों कटे हाथ छुपे हुए हैं, उसके बाद उनका परसेप्शन पूछिए, आप राजकुमारी करा लीजिए, इसके बाद फिर आप इसमें दिखा दिया करके। नवीन कुमार साहब, ये जो सोच है जो विजय शंकर जी बता रहे हैं, ये वीएचपी की सोच है, ये इस तरह की सोच कहीं आपकी पार्टी में कुछ लोगों की तो नहीं है ना? क्लियर कर दीजिए। मेरे तो आपको अपनी पूरी सोच बता दी, लेकिन समीर भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं मांगा। आपने, लगता है शहजाद को जवाब नहीं आ रहा। शहजाद पूनावाला से मैं केवल इतना चाहता हूं, कांग्रेस की तरफ से ये बता दें कि कांग्रेस लगातार मुस्लिम 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 वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो राजीव गांधी के पिता का कौन सा स्मारक उनके बारे में क्या बनाया? सारा गांधी परिवार के बारे में बना दे, उनके बारे में आपने देश में कुछ किया है क्या? मुझे बता दीजिए। नहीं समझ में नहीं आया। शहजाद समझ पाए क्या? आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपको दोहराना पड़ेगा। उसी की सजा तो भुगत रही है कांग्रेस। मुझे नवीन कुमार या किसी मैं दोबारा सवाल दोहराऊं, नहीं आ रही है। समीर भाई दोहराएंगे तो मुझे सुनाई देगा। सवाल क्या है? नहीं नवीन भाई की मुद्दे पर आइए ना। आप कहां राजीव गांधी पर पहुंच गए? बोलिए समीर। मैं ये कह रहा हूं जिस बात का जिक्र वीएचपी कर रही है। अरे मैं तो पूछ रहा हूं भाई, ये लगातार मुस्लिमों की बात करते हैं, जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, हमने तो मैंने 125 करोड़ को बाहर कर दिया और उसके बारे में आप कह रहे हैं कि इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है। कोई खुश होगा क्या इससे? नहीं किया भाई बाहर। आप मैं शुरू से आपकी डिबेट में बता रहा हूं कि कहीं बाहर नहीं किया। मैं 125 करोड़ देशवासियों के विषय में बात कर रहा हूं। ना केंद्र सरकार ने बाहर किया, ना राज्य सरकार ने बाहर किया है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। नहीं किया। आप अगर सरकार की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, नवीन ये जो 33 पेज की बुकलेट है इसमें तो नहीं है ना ताजमहल का कहीं जिक्र? इसमें तो नहीं है ना? हर बार होता था भाई। ये मैंने आपको बताया 6 महीने में जिन पर्यटन स्थलों का डेवलपमेंट होना है, ये उनकी बुकलेट है। नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान है। चलिए ठीक है, और ये बात ठीक है। यही सरकार का पॉइंट है। जिसको हम डेवलपमेंट करेंगे, करना चाह रहे हैं, जिसको हम जल्दी वक्त खत्म हो गया। नवीन जी, मेरा एक सवाल है। जामे मस्जिद कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तब उन्होंने ये स्टैंड लिया। टूरिस्ट स्पॉट है, सुनिए, जामे मस्जिद भी टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भी डेवलप करने की जरूरत है। आपने उसको क्यों शामिल नहीं किया इसमें? नहीं, वो तो यूपी का है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आखिर ताजमहल की खता क्या है, ये था हमारा आज का सवाल। और सरकार का कहीं ना कहीं पॉइंट यही है कि जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हम चाह रहे हैं 6 महीने में ज्यादा डेवलप करना, उसी को प्रमोट करने की बात इसमें की गई है। इसलिए ताजमहल का हमने जिक्र नहीं किया, वरना हमने 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वर्ल्ड बैंक से, जो 300 करोड़ रुपए मिले थे आगरा के लिए। यह है सरकार का पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।